से मैंने फोन करके कहा कि तुम्हारी एमएनआईटी में बोलने जा तो उन साहब ने एमएनआईटी क्वालिफाई किया तो मुझसे कहा कि अवध हो जा यहाँ पे आराम से रख लो, आराम से पढ़ने के लिए दम चाहिए। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल चाहिए, बाकी सी बात है। दुनिया में किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दम चाहिए और एक युद्ध तो आप जीत चुके हैं। आज जिस युद्ध की मैं चर्चा करूंगा सिविल सर्विस, उसमें सिलेक्शन का जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो इंजीनियर्स का। सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो इंजीनियर्स का। उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि जिन्होंने भी कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया और अगर देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उनको पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है। तारीफ सुन लिया करो। इस एग्जामिनेशन में दो चीजें कंपलसरी हैं। एक तो आपकी सिटिंग हैबिट होनी चाहिए, जो कोई आपको दे नहीं सकता वो होनी चाहिए, और दूसरा आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। अगर दो चीजें हैं, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ दो चीजें अगर आपके पास है तो आप करो, और अगर नहीं है तो उन्हें 6 महीने डेवलप करो। 6 महीने लगता है डेवलप करने के लिए, आप 6 महीने दो उसको डेवलप करो। अब ये तैयारी है क्या, बस 4 बातों पे चर्चा करेंगे और एक कहानी से शुरुआत करेंगे। हाँ, यही तो सही बात है, सही बात है। संडे के दिन एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा क्या मोए 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 आज का डिनर हम बाहर करेंगे। वाइफ ने कहा कि अच्छा हम डिनर रेडिसन में करेंगे। लिखा रहे दो चीज रेडिसन में तो नहीं करेंगे, एक बैठने का होता है सिविल लाइंस में वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। बोली किसी ढाबा में नहीं जाना, रेडिसन में जाना। साथी ने कहा ठीक है रेडिसन में जाएंगे, कोई बात नहीं, शाम को तैयार रहेगा। शाम हुई, दोनों मियां बीवी तैयार होकर बाहर निकले तो मोए मोए और जब आदमी ने ड्राइव करना शुरू किया तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हें पता है एक बार मैंने अपनी बहन से शर्त लगाया गोलगप्पे खाने की, और मैं शर्त गोलगप्पे खिला के लेके आएगा, गोलगप्पे खिला के लेके मैंने 30 गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खिला के लाएगा, देखो चैलेंज करेगा। मोए मैंने मोए कहा अच्छा इतने बड़ा सुरमा हो, 30 गोलगप्पे खा गए, मुझे नहीं हरा सकते। बोली चल आज तेरे साथ लग गई, आज का खेल तेरे साथ। फिर दोनों मियां बीवी पहुंचे गोलगप्पे की दुकान पे और खेल शुरू हुआ। मोए मोए हो गया। और 25 गोलगप्पे खाने के बाद आदमी ने कहा रिटायर्ड, अब नहीं आता। उस लेडी ने एक और खाया 26वां, बोली मैं तुमसे जीत गई, लेकिन दोनों का पेट भर चुका था। बिल आया 150 रुपया, आदमी ने दिया और दोनों घर वापस आ गए। दिमाग रहेगा, कम खर्चा करवाया। नहीं समझ में आई बात। समझ गए जहाँ 15,000 रुपए का बिल बनना था, 150 बिल बना 150, 150। नहीं ये जो सिविल सर्वेंट्स है ना, यही करते हैं ये सरकार के साथ। तुम किसी भी सर्विस का अगर नेचर समझो, नेचर, इस सर्विस का नेचर क्या है?
एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, ये सारे एग्जाम यूपीएससी लेती है। फिर सिविल सर्विस का एग्जाम, वो भी यूपीएससी लेती है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, लेकिन सारे एग्जाम का पैटर्न एक जैसा नहीं है। एनडीए और सीडीएस में सबसे खतरनाक चीज क्या है? उनका इंटरव्यू। रिटन क्वालिफाई कर ले आते लोग, लेकिन उनका जो इंटरव्यू है वो बड़ा टेरिबल है। किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का पहला जो स्टेज है, पहला कि हम ये देखें कि इस कंपटीशन के बाद जो सर्विस मिलती है उसका नेचर ऑफ द जॉब क्या है, क्या करना है उसके बाद, और वहीं पे डिसाइड होता है कि इस कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा। कुछ लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे जंप लगाते हैं, बहुत सिटिंग हैबिट भी बोला था शुरू में। और जितने लोग बिना सोचे समझे जंप लगाते हैं वो लड़ते ही रहते हैं, कुछ मिलता नहीं उन्हें। इंडिया का सबसे प्यारा एग्जामिनेशन, बहुत लोग कहते हैं बहुत टफ एग्जामिनेशन, सबसे प्यारा कौन है? सिविल सर्वेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसीज बनाते हैं। अब पॉलिसी वो आदमी बना सकता है जिसको उस देश की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, आज जितनी गरीबी यूपी बिहार में है उतनी साउथ के स्टेट्स में नहीं है। आज जो पोजीशन ऑफ वुमेन यूपी और बिहार में है उससे बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन ऑफ वुमेन कर्नाटका और केरला में है। और पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, E = S। किसी को अगर तुम्हें सामाजिक स्तर पे पावरफुल करना है तो उसको इकोनॉमिक लेवल पे पावरफुल कर दो, सिंपल। जो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो सोशली इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा। किसी को भी अगर तुम किसी को चाहते हो कि इसको सामाजिक बहुत अच्छी स्थिति मिल जाए, समाज में इज्जत मिले, सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाए, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वुमेन की पोजीशन, फिर तुम देखो इंडिया में, फिर तुम देखो पाकिस्तान में, फिर तुम देखो अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो अमेरिका के बिल्कुल उल्टी है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। पहला स्टेज तुम्हारा यहां से शुरू होगा, स्टडी टू लर्न। पढ़ते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सीखने के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और वैसे भी इस कंट्री में ह्यूमैनिटीज तो पढ़ाई नहीं जाती। क्लास 10th में हमसे कहा जाता है कि भैया देखो हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी नहीं मिलेगी। करेक्ट, हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी, बात एकदम सही है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं और जो कुछ भी नहीं पढ़े वो सम्राट। अकबर की बात कर रहा हूँ, अकबर की बात कर रहा हूँ। अकबर अनपढ़ था, अकबर की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं। ह्यूमैनिटीज इतना निग्लेक्शन है, ह्यूमैनिटीज का इतना। इस कंट्री में 10th तक सब पढ़ते हैं, उनसे कहा जाता है कि भैया किसी तरह पढ़ लो, बस किसी तरह पढ़ लो, इसके बाद तुम्हें ह्यूमैनिटीज नहीं मिली। ठीक है, 11th में नहीं मिली, 12th में नहीं मिली, फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि इस कंट्री की प्रेस्टीजियस जॉब में जाना है, क्योंकि जॉब में तो जाना ड्रीम है ही है, उसका और भी फैक्टर है। 1,50,00,000,000 लोग, अब वही आदमी सरवाइव करेगा जिसके पास थोड़ा सा पावर होगा। अब सब नहीं करेंगे। पहले 20 साल पहले तो प्राइवेट
अब तो वहां भी नहीं है, कोरोना के टाइम पे देखा ही होगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसके लिए लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पावर। अरे पावर इसलिए कर रहे हो देखो, डाउरी का जो रेट है ना इंडिया में, 1 करोड़ प्लस। सोचे टेलीग्राम में इस तरह की बोल देंगे। ये तो है बजाज पल्सर 50,000 रुपया, टाइटन वॉच। अरे 60 इंजीनियर को है सेंट्रो 1,01,000 रुपया और डिसॉर्ट की वॉच। लेकिन आईएएस की जो डाउरी का रेट है उसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा क्या देश में जब लोगों की शादी होती है तो कोई दूल्हा दुल्हन देखने नहीं आता, लोग ये पूछते कि कहाँ मिला भैया। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि भैया आईएएस की परीक्षा देना है, तैयारी करनी है। पहला स्टेज यहीं से शुरू करिए, स्टडी टू लर्न। पढ़िए, यहाँ लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए पढ़ें। एक एग्जांपल और देता हूँ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का देश। अब ये बात आज कितनी जरूरत है, कितनी रेलेवेंट है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनके बीच तनाव है, टेंशन है, और टेंशन इन अ फैमिली एंड टेंशन इन अ नेशन इज सुसाइडल फॉर अ फैमिली एंड सुसाइडल फॉर अ नेशन। अब ये बात, आज तो नेशन है, आज हम सब नेशनहुड से बंधे हुए, वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉरियस तब तो नेशन नहीं था। और आज अगर हिंदू, मुसलमान और ईसाई के बीच तनाव है तो तब बुद्धिस्ट, ब्राह्मण्स, जैनास, उनके बीच तनाव था। और ये बात समझ में किसको आ रही है? अशोक, द ग्रेट मौर्यन रूलर। और वो पॉलिसी लेकर आ रहा है, आज भी रेलेवेंट है, आज भी। उसका नाम है पॉलिसी ऑफ धम्म, धम्म की नींव। और उस पॉलिसी का सबसे प्यारा पॉइंट है सार वृद्धि। उस पॉलिसी में वो कहता है कि हर व्यक्ति को सभी धर्म की जो बेसिक बातें हैं उसे जानना चाहिए। और जितने भी धर्म दुनिया में है, सबका मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअल साइंस, वो सेम है। वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, सबका सेम है। एक ओंकार सतनाम। सारे धर्मों का मेटाफिजिक्स सेम है। डिफरेंस कहां है? कल्चर में। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। कल्चर का रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं। एक कश्मीरी हिंदू, एक तमिल हिंदू, दोनों के ड्रेस में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? ज्योग्राफी। एक गुजराती मुसलमान और एक असम का मुसलमान, दोनों के ड्रेस में अंतर होगा। वजह? ज्योग्राफी। अशोक कहता है सार वृद्धि, कि सारे लोगों को सभी धर्मों की बेसिक बातों को जानना चाहिए। यही बात अकबर कहता है मेडिवल पीरियड में, दीन इलाही। और आज ये बात उतनी ही अपने रिलीजन बना दिया था। तो जब आप अशोक को पढ़ोगे तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि अशोक को रटना है। उसकी आज रेलेवेंसी है कि अगर इंडिया, डाइवर्सिफाइड इंडिया को बांध कर रखना है तो कोई ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जो सब लोगों को एकजुट रख सके। इसको बोलते हैं स्टडी टू लर्न। बड़े सारे लोग हैं, न्यूटन का पहला लॉ पता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन, until and unless an external force is applied। पता है? यस सर। रख लिया। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रयागराज में एक फाइल 6 महीने से उनकी पास नहीं हो रही है। मैंने कहा न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा था? बोले हाँ पढ़ा था। मैंने कहा तो भी तुम्हारी फाइल पास नहीं हो रही? बोले यार फाइल का न्यूटन से क्या
क्या लेकर देना है? कोरस लगाओ। हमने कहा देखा तुम पढ़ तो लिए, तुम उससे कुछ सीख नहीं पाए, तुम बाबू के पास गए, बैठा हुआ है, फाइल तुम्हारी सामने पड़ी है, a body at rest will be at rest until and unless external force तो घर 2000 वाला बंद हो गया है, 500 वाला ही 10 रख दो, हो गया एक्सटर्नल फोर्स। आज जो यूथ जो कॉम्पिटिटर है वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो पढ़ तो रहा है रटने के लिए, चतुर्लिंगम बन गया है चतुर्लिंगम 3 इडियट। वो लाइब्रेरियन दूर में उससे कहता है कि मैं पढ़ के बताता हूँ स्पीच में क्या लिखता है, कहता नहीं तू रट लिया है। और जितने लोग रट टाइम की पढ़ाई कर रहे हैं वो चमत्कार का बलात्कार करेंगे ही। वैसे वो भी बड़ा मोटिवेट हो रहा था जब वो कह रहा था, वो स्पीच दे रहा था, और जब कोई स्पीच देता और सामने लोग शोर बजा रहे तो आदमी बड़ा मोमेंटम रहता है, मजा आ रहा है लोगों को। कह रहा ये हमारे टीम इन्होंने बलात्कार पे बलात्कार चतुर्लिंगम नहीं, ट्रांसो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन। आप पढ़ो सीखने के लिए, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो। अब कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग, और इंजीनियर्स सारे, इतनी अच्छी मौत, ऐसी मौत बहुत कम मिलती है बोलने के लिए। बोलना बड़ी बात नहीं, आप कहीं भी बोलो, हमारे को नेता भी सब बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब अच्छी मौत होती है ना तो बोलने का कुछ और ही मजा होता है। अब ये इतनी अच्छी मौत मुंबई में, तो बॉम्बे कहते थे, 1854 में पहली कॉटन मिल बनी। क्यों? पैसा वही रतन जी बनाया था क्या, क्या नाम है, धीरू भाई। सीशोर के पास वही रतन का। 1854 मुंबई में पहली कॉटन मिल की स्थापना हुई। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन आसान था। अब ये क्वेश्चन लगता होगा हिस्ट्री का, यह है इकोनॉमी का क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन आसान था। ट्राई कर लो यार, डार्ट बोलेगा समंदर के पास। और कोई बात? काली मिट्टी है वहाँ, काली मिट्टी है इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है। ब्लैक कॉटन वही, ये कॉटन Black soil। ब्लैक सॉइल में होता है। लेकिन कॉटन तो पहले से हो रहा है, 1854 में ही। क्यों? हाँ क्या ट्रांसपोर्टेशन क्या? रेलवे से तो पहले भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल रहा था पीछे एक लड़का, उस समय हुआ था क्या? अब सुनो इस बात को, I is equal to I। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्री कभी नहीं हो सकती। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन इन बॉम्बे एंड 1854 फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। रेलवे। आज हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कमजोर है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जिस पे अब हम काम कर रहे हैं। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर ने पैसा बांटना शुरू किया तो अफ्रीका को सबसे ज्यादा पैसा दिया, मार्शल प्लान एंड मोलोटोवा प्लान। लेकिन आज तक अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाए। क्यों? 98% ऑफ अफ्रीका इज प्लेटो, रेलवे लाइन पॉसिबल ही नहीं। द रिवर्स ऑफ अफ्रीका में वाटरफॉल्स, वाटर नेविगेशन पॉसिबल ही नहीं।
So there is no least possibility of infrastructural development in Africa. तो जो कि least possibility of infrastructural development है, तो least possibility of industrial revolution in Africa. ये पहली चीज है. Study to learn. अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, आपकी सोचने की पावर इंप्रूव नहीं कर रही, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी तैयारी नहीं हो रही. ये सबसे पहली बात, स्टडी टू लर्न. दूसरी बात, कॉम्पीट एज अ वॉरियर. अब चूंकि इस मुद्दे पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप एक कंपटीशन नहीं दिया, उसको निकाला ही. कंपटीशन जो है वो एक वॉर है. जैसे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, तो वो उसी माइंडसेट को लेकर आते हैं, तैयारी भी करते हैं. जिस दिन आप कंपटीशन में जंप करते हो, आप यहाँ स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप कंपटीशन में जंप करते हो, आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो. आपके क्लास में ग्रेजुएशन में, कॉलेज में एक क्लास में 50 लड़के, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि सारे लड़के पास हो, लेकिन कंपटीशन नहीं चाहता कि सारे लड़के पास हो. 1000 सीट यूपीएससी देता हर साल मिनिमम, हर साल. कब तक देगा ये नहीं पता, कब सरकार की मंशा चेंज होगी ये नहीं पता, लेकिन 1000 तो देता ही. और 1000 सीट के लिए 5 लाख मिनिमम लड़के फाइट करते हैं. 5 लाख लड़कों में से सिर्फ 10,000 लोग मेंस लिखते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कॉम्पिटिटर नहीं रहते. बस एक छोटी सी कहानी को, फिर कहानी से जोड़ो इस बात. एक आदमी ने अपने घर पर फोन किया तो नौकरानी ने उठाया. उसने कहा मैं साहब को बुलाओ, बात करनी. बोले साहब तो सो रहे हैं. साहब तो मैं हूं. तो नौकरानी से एक काम कर, दोनों को मार दे. अरे बोले साहब मैं तो फंस जाऊंगी. बोले कुछ चिंता मत कर, कल सुबह तुझे इंग्लैंड का वीजा और टिकट भेज रहा हूं, तू सीधे फ्लाई कर इंग्लैंड. मार दे. नौकरानी ने जब दोनों को मार दिया. कहा साहब मैंने मार दिया. बोले काम कर, दोनों की बॉडी नदी बह रही है उसमें फेंक दे. नौकरानी ने कहा कि साहब नदी नहीं है साहब. बोले साहब घर के पीछे नदी नहीं है. बोला अच्छा ये नंबर 486296 नहीं है. बोले नहीं साहब, उधर से उसने फोन रख दिया. इम्पेशेंट होकर जीवन में कोई काम नहीं करना है. अगर इम्पेशेंट होकर कोई काम किया, जितने लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं शुरुआत में पहले दिन ये किताब वो किताब, हिंदू न्यूज़पेपर, योजना कुरुक्षेत्र, और लोग चश्मा वश्मा आगे आते हैं. एक बार कोई लड़का मुझे मिला, नया एडमिशन था. अब हम ही से पूछा where is the room number 6. मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऊपर जाएंगे तो रूम नंबर 6. ओझा की क्लास है. मैंने कहा जी ओझा की क्लास. अंदर पहुंचा और मेरी ही क्लास. बाद में आप वेरी सॉरी सर एक्चुअली फिर बताया कहा कि सर आप टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इन वन अटेम्प्ट सर. वेरी गुड. बट आई डोंट नो सर दिस अटेम्प्ट नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट दिस. मैंने कहा भाई इतनी जल्दी किस बात की. बोले सर इफ आई डोंट क्वालिफाई दिस अटेम्प्ट माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड. मैं कब से है तेरी गर्लफ्रेंड? अरे बोला सर 4 साल से है.
नहीं चाहते सर यू डोंट हैव इमोशन सर भागे क्या हुआ? क्या काम है? क्यों पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में लैटिट्यूड? लैटिट्यूड ज्योग्राफी में होता है। मैंने कहा था छोड़ो, बैंकिंग के बारे में कुछ पढ़ा? हाँ, बैंक में पापा पैसा जमा करते हैं। सर आपने चूंकि 10th में ह्यूमैनिटीज छोड़ दिया था, इसलिए आपको नहीं पता ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ी जाती है। इसलिए आपको सबसे पहला काम यह करना होगा, कोचिंग पहुंचने से पहले या कोचिंग के साथ आपको अपना बेसिक्स मजबूत करना होगा। हिस्ट्री क्यों पढ़नी? सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़नी है, हिस्ट्री क्यों पढ़नी है? जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे 1757 से 1947, तब आपको एक कहानी पता चलेगी, हाउ अ नेशन कॉल्ड इंडिया वाज बोर्न। मॉडर्न हिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द बर्थ ऑफ नेशंस। सिर्फ इंडिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 became a nation. There was no US before 1787. There were 13 colonies. There was no Italy before 1870. कोई इटली नहीं था। There was no Germany before 1871. कोई जर्मनी नहीं था। There was no Japan before 1867. ये सब नेशन मॉडर्न पीरियड की देन है, मॉडर्न पीरियड। इंडिया became a nation 1947. China became a nation 1921. वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बर्थ ऑफ नेशंस। उसमें से एक हमारा आपका नेशन है, इंडिया। तो जब आप इंडिया पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, तो आप देखोगे 1757 से क्या हो रहा है? ओल्ड स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड ऑर्डर, मोनार्की। तो जब ओल्ड ऑर्डर खत्म होगा तो न्यू ऑर्डर पैदा होगा। ओल्ड ऑर्डर में पॉलिटी में क्या है? मोनार्की। न्यू ऑर्डर में पॉलिटी में क्या है? पार्लियामेंट। किस ईयर में भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल पैदा हुई? 1949। कोई बात नहीं, हमको भी नहीं पता था यार, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतने टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई बता दे तो 40% फीस में डिस्काउंट दे देंगे। क्या बोला? लेजिस्लेटिव काउंसिल का और अपना एनसीईआरटी का प्रोग्राम फ्री। 50 में सर 1900। किस ईयर में इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल पैदा हुई? अब सुन लो, अब देखो कितना रिलेवेंट है ये बात। ओल्ड ऑर्डर, पॉलिटी में ओल्ड ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? लेट से हुआ होगा, लेट से क्या हुआ। है फ्रेंच रेवोल्यूशन? बहुत लेट हुआ। ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। 1858 में कांग्रेस। एंड ऑफ मोनार्की, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में मोनार्की किस ईयर में खत्म हुई और किस ईयर में पार्लियामेंट पैदा हुआ। बंद करते हैं। ऐसे इकोनॉमी का ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर, नींद आ रही ऐसे सोसाइटी का ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर। गूगल में देख रहे हैं। आज यहाँ जितनी लड़कियां मौजूद हैं 27 से पहले हुआ होगा, 27 में आगे भी है। वो मॉडर्न एरा की नहीं है, मॉडर्न एरा की। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ये प्री मॉडर्न एरा में नहीं है, ये मॉडर्न एरा में है। तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा जिसने वुमेन को लिबरेशन दी, आजादी दी, पावर दिया। तो प्री मॉडर्न और मॉडर्न, प्री मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर, प्री मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्डर, प्री मॉडर्न सोशल ऑर्डर, प्री मॉडर्न रिलीजियस ऑर्डर। तो 1858 में इंडिया का मोनार्कियल ऑर्डर खत्म हो गया, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, और 1861 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का बर्थ हुआ, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि अपने बेसिक्स एनसीईआरटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारा पैसा, सारी एनर्जी दुनिया में
आज दुनिया का वास्तविक बादशाह किसको होना चाहिए? अरब्स को होना चाहिए। आपके सामने एक घटना घट रही है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने घट रही है, सामने। पूरा अरब कुछ नहीं कर पा रहा है। 57 अरब कंट्रीज हैं, and in spite of whatever Israel is doing, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। बोल रहे हैं कुछ लोग, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। अब 57 एक तरफ, एक तरफ, तो कोई तो रीजन होगा। सारा तेल किसका? अरब्स का। एनर्जी किसकी? अरब्स की। लेकिन तेल का कीमत किसमें फिक्स होता है? डॉलर में, अमेरिकन डॉलर। इसीलिए इजराइल को सपोर्ट करेगा। तेल अरब्स का, बैंक यहूदियों का। मतलब सऊदी अरब तेल बेचेगा किसमें? डॉलर में। फिर वो डॉलर कहां पहुंचेगा? बैंक में। और उस बैंक में किसका कब्जा? यूएस में। ज्यूज। डॉलर को तो यूएस में लगा। तो कोई भी अगर इजराइल के खिलाफ बोला तो इन सब का पैसा बंद हो जाएगा। बैंक है उसका तो इजराइल कहता है कि दुबई में जो तुम नाइट लाइफ मनाते हो ना, तुम सबको ऊंट पे बैठा के भीख मंगवाएंगे। इसलिए इकोनॉमी पढ़नी है। आज इकोनॉमी में सबसे पावरफुल सेक्टर क्या है? बैंकिंग। किसी कंट्री की अगर बैंकिंग खत्म हो गई, बैंकिंग, तुम देखो बैंक और स्टॉक एक्सचेंज कितना गहरा रिलेशन है दोनों के बीच। पहला फेस यहां से शुरू करो, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब तुम्हें बिजनेस करना है सहारा के एरिया में, अरब वर्ल्ड में, कोट और पैंट की दुकान खोलोगे? रेगिस्तान है, वहां कोट पैंट टाई नहीं बिकेगी। ड्रेस कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी। फूड कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी। तो जब तुम कंपटीशन में आ रहे हो तो कॉम्पिटिटर या वॉरियर की तरह बिहेव करो। ये जो प्रिपरेशन है आईएएस की, ये 2 साल की प्रिपरेशन है, इसमें 2 साल लगता ही लगता है। कि हमारे साथ विवेक जी बैठे हुए हैं, आईआईटी रुड़की के प्रोडक्ट है। और अब तो इन्हें राजनीति करने का शौक हो गया है। 2 अटेम्प्ट छोड़ दिए इन्होंने, 4 इंटरव्यू दिए, 4 आईएएस इंटरव्यूज। फिर जब इनका 2 अटेम्प्ट बचा तो मैंने कहा कि शर्मा जी आप कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लो। आप इतना पढ़ने के बाद कहां जाओगे गुड मॉर्निंग सर कहने? 2 साल की प्रिपरेशन है, 2, और स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हैं, 10-10 साल से। कुछ लोग तैयारी प्री हिस्टोरिक एज से कर रहे हैं। स्टोन एज। एक साहब कोचिंग में आए, वो बात करते रहे ऐसा फीस वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि आपका बच्चा क्या करता है? बोले बच्चा जी हम ही पढ़ने आए हैं। अरे कहा चाचा जी नहीं सर अभी 36 का हूँ, स्टेट का अटेम्प्ट बचा हुआ। बोल रहे हम लोग सोच रहे हैं आंदोलन करें कि स्टेट की पीसीएस की जो उम्र है वो कम से कम 50 होनी चाहिए। मैंने कहा 50 कम है, 58 के लिए लड़ाई करो। 2 साल नौकरी करा फिर मर गए। सरकार को पेंशन देने की भी झंझट नहीं रहेगी। इतना नहीं पढ़ना है। 5 साल तैयारी कर रहे, 10 साल तैयारी कर रहे, 15 साल इतना पढ़ने की, इतना पढ़ना, स्मार्ट पढ़ाई करनी। ज्योग्राफी का इकोनॉमी से संबंध क्या है? ज्योग्राफी इकोनॉमी का पॉलिटी से संबंध क्या है? ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का इंटर सब्जेक्ट रिलेशन क्या है?
नेशनलिज्म जाता है, कॉम्युनलिज्म जाता है, कास्टिज्म जाता है, ये दोनों पेड़ है। जैसे इसके हजम करने की क्षमता है, ऐसे इसके भी हजम करने की क्षमता है। स्मार्ट। एक लेडी मार्केटिंग करने गई, मार्केटिंग करने के बाद वो कैश काउंटर पे गई, बैग निकाला उसने, बैग से उसने अपना रिमोट निकाला, टीवी का रिमोट। कैसे में कहा कि मैडम टीवी का रिमोट साफ लेके चलती? बोली नहीं, आज संडे है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम चलो मेरे साथ मार्केटिंग करने, उसने मना कर दिया। तो मैं टीवी पे तमिल चैनल लगा के रिमोट लेके चली आई। सामने से अच्छा मैडम, लेकिन मैडम हम आपको सामान नहीं दे पाए। बोली क्यों? बोले आप अपने हस्बैंड का आपने कार्ड लेके आई? बोली हाँ मैं तो अपना कार्ड लेके आई। बोले अभी भी आपके हस्बैंड का फोन आया था, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया उन्होंने। लेडी ने बहुत अच्छा, मेरा क्या है, मैं अपने हस्बैंड का कार्ड लाई। स्मार्टनेस का खेल है ये दुनिया। यहाँ मुन्ना त्रिपाठी कुछ न कर पाएंगे। ललित को तो खैर मारा ही है ना, लोड लेते हैं। और गुड्डू भैया से तो बैंकिंग ना निकले। फिलहाल हमको खुद ही नहीं पता हम क्या कर डालेंगे। अरे भैया ज्योग्राफी पढ़ना पढ़ ले, दिमाग थोड़ी खराब करना है। लाला हमारी यही दिक्कत है, हमें यही खुद ही नहीं पता कि हम कब क्या कर रहे हैं। आप सब लोगों को लगेगा 6 महीने अपने बेस को कंसोलिडेट करने में। चलिए यथार्थ आपको पूरी शेड्यूल दे देगा, बेसिक बुक्स का, बेसिक्स का। इन लोगों ने एक प्लान बनाया है वीकेंड बैचेस का। वीकेंड चलिए सैटरडे यथार्थ संडे। एक प्लान बनाया जिसमें मॉडर्न इंडिया तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ओहो सिर्फ मॉडर्न इंडिया। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाऊंगा। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि वीकेंड का बैच बनाएंगे 5 से 6 घंटे एक दिन, मतलब सैटरडे 5 घंटे, संडे 5 घंटे, तो पूरा वीक का कोर्स कवर करेंगे। और उसमें यहीं से शुरुआत करेंगे कि बेसिक्स, पहले फेज में बेसिक्स लेके चलेंगे अभी ना बोला और दीपक फिर पेट जो है है एडवांस कैसे जाएगा? जिससे आपकी यहां पढ़ाई खत्म होते होते आपका जो प्रिपरेशन है इस फील्ड का वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना तो है, किस किताब से पढ़ना, और कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं, बहुत सिंपल सिंपल किताबें। कुछ लोग होते हैं वो एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ेंगे लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं होता। मैं एक सेमिनार ले रहा था, वहां पे एक साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा बेसिक तैयार है? बोले तैयार है। मैंने कहा कंपाउंड क्या होता है? बोले मेरे घर का कंपाउंड बड़ा है जरा। मैंने कहा घर का कंपाउंड नहीं, मैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पूछ रहा हूँ। बोले अच्छा कंपाउंड? बोले सर कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। हमने कहा ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं बैठे, नहीं तो आज ही ले आके घरों में पैर में बांधते जंजीर और कम से कम 4 साल खेती करवाते तुमसे। कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। तो आदमी जब तैयारी शुरू करता है तो उसको एक नशा होता है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ने का नशा धीरे धीरे डाउनस्लाइड करना शुरू कर देता है। क्यों डाउनस्लाइड करता है? पढ़ता तो वो बहुत है, उसको समझ में नहीं आता, ग्रैस्प नहीं होता, हजम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। वो पूरा शेड्यूल बना रखा है, पूरा सिस्टम बना रखा है, उसी हिसाब से वीकेंड का कोर्स ये लोग चलाएंगे, बेसिक्स और एडवांस। तो पढ़ना है सीखने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करना है कॉम्पिटिटर की तरह, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना। वॉरियर गीता पढ़ रखी लोगों ने, कृष्ण ढूंढने का मतलब ही नहीं पता, बस पढ़ रखी, रट रखा है। इसीलिए हम लोगों ने तोते को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा कि तोता कितनी बार भी राम राम कर ले वो बुद्ध नहीं होता। और तीसरी बात, लास्ट,
जाता हूँ उसको उस बात को बोलना ही बोलना है, पढ़ाई की भले ना बोलूं, इस बात पे तो मैं एकदम एडमेंट हूं कि उसको बोलना ही बोलना है। जितनी भी लड़ाइयां लड़ेगा आदमी, उसके लिए ताकत चाहिए, मन की और शरीर की। अब एक तो ताकत लाने का तरीका है कि माइंड की गोली खा ली, अंदर बड़ी दवाइयां ताकत की बिक रही हैं। कभी भी YouTube देख के कोई दवाई मत खानी। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। आज यूथ को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे ज्यादा 22 साल, 24 साल, 29 साल, 30 साल। एक और YouTube में कुछ भी बताते हैं कि बाल झड़ रहा है, तो बोले नीम का पत्ता ले लो, ये ले लो, मिक्सर बना लो, और आपने लगा लिया और सुबह पता चला कोई बाल ही नहीं बचा है। भैया पहले लोगों की शादी होती थी 12 साल में, 20 साल में आदमी पेरेंट बन जाता था और 35 साल में दादा। अरे साल अब 30 साल की मैरिज को चाइल्ड मैरिज कहते हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं, तो बाल अगर झड़ रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्रांस में 10 बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ट्रांसप्लांट करने के लिए, जिनमें फील ही नहीं होता। ये देखो पता चल रहा है ट्रांसप्लांटेड है। एक साहब सुबह मिल गया, उन्होंने अपने चेहरे पे हनी और हल्दी का पेस्ट लगा रखा। उनको पैसा देने का, उनके भाई ने कहा भैया इनको पैसा दे देना, तो बाहर निकले तो पेस्ट लगा रखा था। मैंने कहा जल गए क्या? बोले नहीं भैया वो शाम को शादी में जाना है। तो मैंने कहा ये क्या बनाया? बोले हल्दी और शहद। मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा पैसा तो मैं नहीं दे रहा और अगले 10,000 साल में भी आईएएस नहीं बनेगा। 10,000 साल हिंदू में पुनर्जन्म मानते हैं ना, तो इसलिए कितना भी जन्म ले लो, तुम्हारे मैक्सिमम लिमिट ले ली, इतना भी लेगा तब भी नहीं बनेगा। तो कहा हो यार ऐसे ना कहो। अरे मैंने कहा इसका छोटा सा फॉर्मूला नहीं क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी जिंदगी का नहीं क्लियर। शहद खाने की चीज, ये जो चमक पैदा हो रही है, चमक रहा है, ये पावर की वजह से चमक रहा है। जहां पावर होगी वहां लाइट होगी। अभी यहां लाके हम शहद लगा दें, हल्दी चमके, फिर क्या जरूरत है थर्मल पावर प्लांट वगैरह लगाने की? हल्दी और शहद से ही काम चलाया जाए। क्या बोला? थोड़ा सा दो काम करो यार, क्योंकि देखो 20 से लेकर 30 की जो उम्र है वो बहुत स्ट्रेस की उम्र है, बहुत। जिंदगी दो मौके देती है, 20 से 30, 31 से 40, उसके बाद आदमी एक्सपायरी डेट में चला जाता है। तो 20 से 30 की उम्र है वो बहुत चैलेंजिंग है। एवरी डे स्ट्रेस, एवरी डे, हर दिन स्ट्रेस। मेडिटेशन। अब उस स्ट्रेस को दूर करने का जो बाहर तरीका है, जैसे मैं यहाँ आया तो लोग खैनी खाते थे, तो हमें भी पकड़ा दिया। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले बीबीसी है। मैंने कहा सर बीबीसी क्या होता है? बोले बुद्धिवर्धक चूरन। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे यार मेमोरी तेज होगी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा खा लो। फिर मैंने देखा कि रिक्शा वाले बेचारे दिन भर खा रहे हैं, इनकी बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही? नशा is basically the outcome of the stress of life in the youth of a person. सब जवानी है, किसी बच्चे को तुम 3 साल के बोलो नशा करने को नहीं करेगा, उसको स्ट्रेस है ही नहीं। घरों में डेथ हो जाती है, बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि डेथ हो गई, इतनी बड़ी घटना घट गई, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए किसी बच्चे को कभी नशेड़ी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसे ही आदमी 12th करके इस दुनिया में कूदता है, वहीं से लड़ाई शुरू। और ये दुनिया बाहर बैठी हुई है स्ट्रेस जगत गुरु के रूप में। ये थोड़ा सा ठंडी है, बहुत हेल्दी है।
यार पिया भी होता है। और अगर आपने उसमें नहीं पिया तो आपको दूसरे लेवल पे चढ़ा देंगे। अरे आपको बलिया क्या हो गया, नहीं पी पा रहे हर आदमी जवानी में आपको नशा कराना चाहता है। हाँ सही बात दोस्त। हर आदमी और वो भी चाहती, उसको पता है कि स्ट्रेस डेली एवरी डे ना हो तब तो या तो आप इस वाले रास्ते पे चले जाओ जो कि दुनिया आपको ले ही जाएगी। दूसरा एक रास्ता मैं बता देता हूँ, दो काम करो। और मैंने वो दोनों काम किया और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा एक वीडियो है गीता पे, अभी मैंने गीता पे एक शो शूट किया है, उसका पहला वीडियो अपलोड हुआ है। मैं चाहूंगा आप लोग उसको देखें जरूर, वो गीता वाला शो आप जरूर देखें। यथार्थ गीता है स्वामी अग्रनाथ जी, और उसमें मैंने शो शुरू किया कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो मेरा YouTube चैनल रहे अवध ओझा अभी बस संडे को मंडे को शुरू ही किया। मैं चाहता हूँ आप वो गीता का जो शो है वो जरूर देखें। आज जो कुछ भी मैंने किया उसमें कई लोगों का योगदान है, लेकिन दो चीज, एक ध्यान और एक योग। अब ध्यान में जब आदमी शुरू करता है तो उसको सबसे पहले दिक्कत होती है क्या करें। आप टेंशन ना लें, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ध्यान गुरु बैठे हुए हैं। आप किसी एक को अपनी चॉइस के हिसाब से ज्वाइन करें। दो तीन नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा प्यारा नाम है सदगुरु जी का, उनका एक कोर्स है इंजीनियरिंग का, बहुत अच्छा कोर्स। मैं तो एक हफ्ते रहा भी वहां पे कोयम्बटूर में। उसके बाद पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका एक कोर्स है सुदर्शन क्रिया का। ऐसे कई सारे लोग। तो आप कोई एक कोर्स अपनी चॉइस पे ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा काम सूर्य नमस्कार आप 6 महीने करिए और सूर्य और ये शुरू करिएगा आराम से, सिर्फ 6 डेली करिए बस, मैक्सिमम 12। कुछ लोगों को जब कोई चीज पता चलती है तो पहले दिन पूरा करना चाहते हैं। तो बाबा रामदेव ने कमाल भाती करते थे, चेहरे पे चमक आती। पहले दिन 2 घंटे कर गए, कितनी पलट गई, आईसीयू पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है, आराम से। दो काम, एक ध्यान और एक 6 महीने, 3 काम आप करो। पढ़ो सीखने के लिए कि ये जो पहला लॉ है ये सिर्फ रटना नहीं है, इसको जीवन में अप्लाई भी करना है। दूसरा, कॉम्पिटिटर की तरह तैयारी करो, पता करो युद्ध में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या नेसेसिटी है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी चीज क्या नहीं पढ़ना है। जिस आदमी को सिलेबस पता चल जाता है उसका 50% मेहनत कम हो जाती है। और तीसरी चीज, एटीट्यूड टेलीग्राम चलाते हैं, में चेंजिंग लानी ही पड़ेगी, उसी में भेज देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान और योग जरूर करें। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ लें। कुछ भाई आईएएस तुम्हें बनना है अब दूसरा 2 बातों समझ में आ गया। पहला बात बोले कि ऐसा पूछे तो हमें आता हो। एटीट्यूड तब दिखाओ जब बंद करें, बंद करें। एक मैं